Class. My name is Dr. Ghulam Mustafa, and I'm here your instructor and main teacher of Agriculture Economics, Econ 4140, from University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. तो क्लास आज हम पिछले वीक में जो तीन लेक्चर्स हमने डिलीवर किए थे, उसमें हम ने डिस्कस किया था कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें हमने फैक्टर कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ओवरऑल हमने एग्रीकल्चर का रोल जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखा था। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो क्रॉप सेक्टर है वो, और फिर हमने इंडिविजुअल्स क्रॉप्स की बात की थी, कॉटन जिनिंग की बात की थी, वीट, शुगर केन, मेज़ की बात की थी कि इनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है पाकिस्तान में। और उसके बाद हमने माइनर क्रॉप्स का भी देखा था कि उनका कंट्रीब्यूशंस क्या है। आज हम उसी जो पिछले वीक का हम उसको थोड़ा सा कंटिन्यू रखेंगे। आज के जो इस वीक के जो तीन लेक्चर हैं, जो 13, 14 और 15वां है, इसमें से 13वां जो लेक्चर है ये हमारा पिछले लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेगा। और इसमें हम देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर के दूसरे सेक्टर हैं, जो लाइव स्टॉक और पोल्ट्री का पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि लाइव स्टॉक और पोल्ट्री भी इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। सिमिलरली फिशरी इज़ आल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। हम इसका भी देखेंगे कि रोल ऑफ फिशरी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या है। ये सारा डाटा जो है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से लिया गया है। इसका जो चैप्टर 2 है वो आपके कोर्स का हिस्सा होगा। और पहले हुआ करता था जो ये आप कहते हैं कि जो माइनिंग है ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट था, लेकिन अब उस जो है वो चैप्टर 2 में मेंशन नहीं है, शायद पाकिस्तान के हिसाब से इसको निकाल दिया गया हो। और फॉरेस्ट्री होता था, तो फॉरेस्ट्री भी शायद अब इसमें नहीं है। फॉरेस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे इमरान खान का एरा जो रहा है। और ख़ास तौर में KPK में पिछले तकरीबन 6-7 सालों में फॉरेस्ट्री ने भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। आल्दो कि पाकिस्तान में फॉरेस्ट्री जो है वो कम होती जा रही है, ये भी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर है। बहरहाल हम जो फॉरेस्ट्री का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो डिस्कस नहीं करेंगे, और जो हमारी माइनिंग का जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बहरहाल आप अगर कोई इंडिविजुअली देखना चाहे तो फॉरेस्ट्री is also a part of agriculture, and it has also a contribution in economic development of Pakistan. हमारा जो हमारा दूसरा एक और सब सेक्टर है लाइव स्टॉक और पोल्ट्री, इट्स आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर, एंड एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इट हैज़ अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। और पिछले 1-2 डेकेड से ख़ास तौर पे 1990 के बाद लाइव स्टॉक और पोल्ट्री ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है पाकिस्तान में किया है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इसकी कंट्रीब्यूशंस हैं। लाइव स्टॉक की बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं, लाइव स्टॉक के हिसाब से पाकिस्तान जो है इज़ अ वेरी रिच कंट्री, और इसका जो लाइव स्टॉक है ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किरदार अदा करता है। लाइव स्टॉक से हम जो मीट और ये चीज़ें जो है जो जो मटन है, मीट है, ये चीज़ें जो है हमारी जो लाइफस्टाइल का और ख़ास तौर पे गमी और खुशी का लाजमी पार्ट है। और इसी तरह लाइफ स्टॉक से जो ख़ास तौर पे मिल्क हासिल होता है ये भी हमारी डेली कंजम्पशन में है, और वी आर द अमंग वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स। इसमें जो लाइव स्टॉक है, ओवर द ईयर्स लाइव स्टॉक सब सेक्टर हैज सरपास द क्रॉप सब सेक्टर एज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर। कि जो वैल्यू एडिशन है, मैं बड़ी दफ़ा ये फोकस करता हूँ कि ये जो वैल्यू एडिशन है, कि बजाय कि हम बासमती राइस डायरेक्ट जो है वो भेजें, वाई नॉट इसकी बिरयानी बना के बेचें अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ को। अगर हम इसकी कुछ और बाय प्रोडक्ट्स है, इसका फ्लोर है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बिक सकता है। इसी तरह हम अगर रफ वीट ग्रेन अगर जो है वो अगर बेचते हैं, अगर हम उसके बाय प्रोडक्ट्स उसमें वैल्यू एडिशन करके बेचें,
तो हम उससे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि लाइव स्टॉक का जो कंट्री वैल्यू एडिशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट है, हम इसको डिफरेंट इसकी जो है बाय प्रोडक्ट्स बना के बेचते हैं। इवन दो कि हम इसमें से जो दूध हासिल होता है, दूध की हम बहुत ज़्यादा इसको चिल करते हैं, फिर इसकी बहुत ज़्यादा बाय प्रोडक्ट्स बिस्किट्स वगैरह और दूसरी चीज़ें जो हैं इससे बना के हम डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। और अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम लाइव स्टॉक की वैल्यू एडिशन और ज़्यादा करें। और यही वजह है कि लाइव स्टॉक ने जो क्रॉप सब सेक्टर है इसको जो है वो बीट किया है पिछले एक दो डेकेड्स में। और प्रेजेंटली रिसेंटली इट कंट्रीब्यूट 6.5% टू द आवर एग्रीकल्चर एंड 11.2% टू द जीडीपी ड्यूरिंग 2018 एंड 19। आप ये देखें कि 60% हमारे लाइव स्टॉक और पोल्ट्री का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में, और 11.2% जो किसी भी जो क्रॉप जो है वो उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सम टाइम जो हमारा कॉटन है इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बहरहाल पिछले एक डेकेड से लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन जो है वो डबल फिगर में रहा है और जीडीपी में इसका सब्सटेंशियल शेयर है। अच्छा, उसके बाद जो है ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ द लाइव स्टॉक हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 1384 बिलियन 1384 बिलियन जो है इसका 1384 बिलियन से 1440 बिलियन 2018-19 2017-18 से 2017-18 में 1384 बिलियन था, और ये 2018-19 में 1480 बिलियन जो है इसका कंट्रीब्यूशन हो गया ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, शोइंग एन इंक्रीज ऑफ 4% ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर। 4% ग्रोथ के हिसाब से ये इंक्रीज किया है, इसमें 4% ग्रोथ रही है हमारे लाइफ स्टॉक में। अच्छा, और सोर्स ऑफ अर्निंग आप इसका हिसाब लगा लें कि जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है इसमें 3.1% कंट्रीब्यूशन है हमारा, टोटल एक्सपोर्ट में 3.1% लाइव स्टॉक है। और एक्सपोर्ट के हिसाब से ये कॉटन और कॉटन बाय प्रोडक्ट्स के हिसाब से आल्दो हो सकता है कि अगर हम एक दो डेकेड्स का अंदाज़ा लगाएं तो उससे कम हो, लेकिन स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बाय एक्सपोर्टिंग दीज प्रोडक्ट। हमारी लोकल कंजम्पशन के ऊपर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्निज्म के हिसाब से अगर हम अपने लाइफ स्टॉक को अगर हम जो है वो मॉडर्न मेथड्स के ऊपर अगर हम इसको ग्रो करें, अगर इसकी रेयरिंग करें तो हम इससे और भी ज़्यादा पोटेंशियल जो है और ज़्यादा इससे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हासिल कर सकते हैं। सोर्स ऑफ 35 to 40% ऑफ इनकम फ्रॉम आवर 8 मिलियन रूरल फैमिली। और जो 8 जितना भी हम कहते हैं ना कि 38% जो है 38% मैंने कहा था, तकरीबन 38.5% एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर में लेबर फोर्स जो टोटल लेबर फोर्स का 38.5% एग्रीकल्चर में उसकी खपत होती है हमारी जो लेबर फोर्स की। आप उसमें से देखें तो अगर कैलकुलेशन करें 22 करोड़ की या 220 मिलियन की अगर आप कंट्रीब्यूशन इसका 30 टोटल लेबर फोर्स का निकालें तो हार्डली 6-7 मिलियन बनता है। मतलब ये अगर इसकी कंट्रीब्यूशन निकालें अगर टोटल लेबर फोर्स की तो मतलब आप देखें कि ये आप हिसाब लगाएं कि तकरीबन 50-60 मिलियन तकरीबन रफली हम देखें एग्रीकल्चर में लेबर फोर्स है, और उसमें से 8 मिलियन रूरल फैमिली वो लाइफ स्टॉक से फूड सिक्योरिटी उनकी इनकम का सोर्स। आप देखें ना कि जिसने एक दो भैंसें रखी होती हैं तो वो अपने सारी फैमिली का खर्चा उठा रहा होता है, दूधी को वो 4-5 किलो डेली का दूध देता है और 400-500 अर्निंग है उसकी। आप अंदाज़ा करें अगर देखा जाए दो अच्छी भैंसें हों, ठीक है, और वो जो है वो एवरेज जो है वो 3 किलो एक टाइम का दूध दे तो उसकी दो जो है ना 12 किलो दूध बनता है। अगर हम इससे भी थोड़ा सा कम लगा लें, अगर हम कहें कि 9 किलो वो अगर दोनों से एवरेज पर मंथ जो है पर डे वो 9 kg पर डे जो है वो दूध लेता है दो भैंसों से। 2 किलो वो 2 किलो 2.5 किलो वो अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए रखे तो 6 किलो अगर वो बेचे तो इससे तकरीबन 400 से 500 रुपीज़ जो है वो इससे अर्निंग ले लेता है। अगर वो डायरेक्ट दे दूधियों को अलावा अगर डायरेक्ट फैमिलीज़ को दे तो वो 100 या 110-120 तक जो है वो बेचा जा सकता है दूध को। बहरहाल गांव वगैरह में तो ये प्राइस जो है 80 से 90 रुपये है। शहरों में खालस दूध जो है वो 120
25 का वो देते हैं, वो भी खालस होता है, ये नहीं होता, लेकिन रूरल फैमिली में ये प्योर आपको खालस दूध मिल सकता है। और इससे जो रूरल इनकम और मतलब एक मिडिल इनकम फैमिलीज़ में वो लोग आ जाते हैं जिनकी 1-2 भैंसें होती हैं, ठीक है, और उनसे जो उन बछड़े वगैरह मिलते हैं वो बेच के वो अपने बच्चों की या बेटियों की शादी वगैरह भी वो कर लेते हैं। और उनको ईयरली ईद के मौके पे जब वो कट्टे और इस तरह की चीज़ें बेचते हैं तो उनको ईयरली इनकम भी हासिल होती है। इसके बाद जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री भी एक हमारा एक वाइब्रेंट सब सेक्टर ऑफ लाइवस्टॉक बनता जा रहा है। और इसमें भी हमारे ये देखें, आप अपने रिलेटिव्स में या अपने दोस्तों में देखें, कोई ना कोई पोल्ट्री सेक्टर में ज़रूर इन्वॉल्व होगा। और ये भी एक जो है वो बहुत अच्छा सेक्टर है, ख़ास तौर पे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा अच्छा है। बहरहाल आपको इससे जो मॉडर्न टेक्निक्स को अगर आप मद्देनज़र रखें तो पोल्ट्री बिज़नेस से भी बहुत ज़्यादा आप जो है वो कमा सकते हैं। लेकिन पोल्ट्री के हिसाब से जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन रही है, ये एक किस्म का जुआ है, ठीक है। इसमें जितना भी आप देखें कि ये एग्जैक्टली गैम्बलिंग की तरह ये जो है वो वर्क कर रहा है पाकिस्तान में, आई डोंट नो वाई। लेकिन पोल्ट्री में ख़ास तौर पे जो स्मॉल पोल्ट्री रेयरर है, जो स्मॉल पोल्ट्री प्रोड्यूसर है, इनको मैंने हमेशा देखा है कि साल में 1-2 प्रोडक्शन तो वो बहुत अच्छी ले लेते हैं, उनको 4-5 लाख रुपए का जो है बेनिफिट हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसी पोल्ट्री में वो पैसा जो है वो दोबारा री इन्वेस्ट करके तो उसी में गवा लेते हैं। जिस तरह जो गैम्बलिंग में होता है कि हर गैम्बलर जितने भी है, जब वो गैम्बलिंग खेल के निकलते हैं तो वो कहते हैं यार मैं भी हार गया, मैं भी हार गया, मैं भी हार गया। भाई जीता कौन? और गैम्बलर भी होता है, साल में 1-2 दफ़ा वो अच्छे पैसे जो है वो गैम्बलिंग से जीत लेता है, ठीक है ना, कसिनो में जाके अच्छे पैसे जीत लेता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे साल में उसी गैम्बलिंग में जा के वो जो है वो हरा लेता है। इसी तरह पोल्ट्री सब सेक्टर में मेरी ये ऑब्जर्वेशन रही है कि ये भी होता है कि एक दफ़ा वो जो इवन दो कि कंट्रोल शेड जिनका इन्वायरमेंटल कंट्रोल शेड जिनके बड़े बड़े होते हैं, वो भी एक दफ़ा 10-12 लाख रुपया, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख एक सीज़न से एक एक प्रोडक्शन सीज़न से निकाल लेते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी 2 लाख नुकसान, कभी 3 लाख नुकसान। वो देखते हैं कि एक दफ़ा हमने जो है वो 20 लाख रुपया जो प्रॉफिट कमाया था, ये नहीं देखते कि वही फिर 2-2, 4-4 लाख करके अब 2-4 लाख नुकसान कम नज़र आता है। वो देखते हैं कि जी हमें हर दफ़ा 20 लाख ही मिलेगा। तो इसी में भी जिस तरह गैम्बलिंग में भी हर बंदा कहता है जी मैं तो हारा हूँ, जीता कौन है जी? असल में जीता जो गैम्बलिंग करवाने वाला होता है, कसिनो वाले जीतते हैं। इसी तरह पोल्ट्री सब सेक्टर में भी फीड वाले जीतते हैं, फीड वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। या जो इसमें ब्रोकर होते हैं जो कमीशन पे चीज़ें उठाते हैं, तो वो भी जो है वो इसमें बेनिफिशरी होते हैं, वो ज़्यादा शेयर ले लेते हैं। बहुत सी स्टडीज़ मैंने देखी हैं जिन्होंने प्रॉफिट मार्जिन निकाले हैं पोल्ट्री फार्मिंग के। प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने प्रोड्यूसर का देखा, फार्मर का देखा कितना शेयर था, मिडल मैन का देखा, और फिर जो रिटेलर है उसका कंट्रीब्यूशन देखा, और फिर मतलब एंड जो रिटेलर जितनी भी सप्लाई चेन में जितने भी प्लेयर होते हैं, सब के पोल्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे तो हैरान रहेंगे। ब्रोकर का या मिडल मैन का या जो एजेंट होते हैं उनका प्रॉफिट में सबसे ज़्यादा शेयर होता है। आप अंदाज़ा करें कि ना तो वो पोल्ट्री को फीड देते हैं, ना वो पोल्ट्री को वो करते हैं, सिर्फ उनसे आधार पे उठाते हैं और आगे बेचते हैं, और उनका प्रॉफिट में सबसे ज़्यादा शेयर है। बहरहाल इस वक्त जो है पाकिस्तान की पोल्ट्री में 700 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और इट इज़ ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 8 to 10% पर एनम। और दिस सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू अवर 1.5 मिलियन पीपल। 1.5 मिलियन पीपल जो है इससे इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इस सब सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, जो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जिनकी हो रही है। इस तरह पोल्ट्री टुडे हैज़ बीन अ बैलेंसिंग फोर्स टू कीप चेक ऑन प्राइस ऑफ मटन एंड बीफ। और ख़ास तौर पे पोल्ट्री ने एक बहुत बड़ा जो इसका एडवांटेज है, इसने चेक रखा हुआ है मटन और बीफ की प्राइसेस के ऊपर। मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा ये उनकी बीफ और मटन की प्राइस को बहुत ज़्यादा जो हाई नहीं होने देता। तो अगर ये पोल्ट्री लेट से कि वो सस्ती हो जाए, 100-150 रुपये जब किलो हो जाए, तो लोग फिर मटन और बीफ नहीं खाते, पोल्ट्री लेते हैं। ये भी इकोनॉमिक्स की टर्म है, सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स होती हैं, क्योंकि ये बीफ और मटन का सब्सिट्यूट है। तो इसलिए जब भी मटन और बीफ की प्राइसेस बढ़ती हैं तो लोग पोल्ट्री की तरफ आ जाते हैं,
शादियों में लोग जो है वो चिकन जब देना शुरू कर देते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, मटन और बीफ की प्राइस फिर नीचे आ जाती है। तो ये एक चेक एंड बैलेंस रखता है पोल्ट्री दूसरे सब बीफ और मटन के ऊपर। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है फिशरी। फिशरी इज़ आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। फिशरी आप अगर देखा जाए, ये एग्रीकल्चर का वो सब सेक्टर है कि ऑल दो इट हैज़ अ नॉमिनल शेयर इन जीडीपी, बट ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान का फिशरी के हिसाब से। आप मेरी बात लिख के रख लें कि अगर जब भी कोई कोई गवर्नमेंट अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो अर्न करना चाहती है, तो उनको फिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर अगर पॉलिसी मेकर की फोकसिंग हो जाए, वो इसको प्रायोरिटीज़ में ले लें, जो प्रायोरिटीज़ एरिया में इसको इंक्लूड कर ले, आल्दो कि होगा बहुत ज़्यादा। इमरान खान ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है इकनॉमिक सर्वे पाकिस्तान देखें तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया है, लेकिन आप देखें कि इसके रिजल्ट्स कब आते हैं। मैं किस लिए कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान का जो फूड टेस्ट है, इसमें फिशरी का जो कंट्रीब्यूशन कम है। फिशरी तो देखें कि पाकिस्तान में कोस्टल एरिया है, पाकिस्तान में ग्वादर है, पाकिस्तान में जो है वो बिन कासम पोर्ट है कराची में, तो पाकिस्तान में बहुत सा एरिया जो है वो जो समंदर का भी हिस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो पाकिस्तान तो फिशरी पूरा साल जो है वो निकालता रहता है और उसको एक्सपोर्ट करता है। माल दो के पुअरली हैंडल, इसको पुअरली हैंडल किया गया है। लेकिन पाकिस्तान का जो अगर टेस्ट देखा जाए तो ये सारा साल जो है फिशरी या फिश प्रोडक्ट नहीं खाते। ये ज़्यादा से ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़े तो वो कहते हैं जी अच्छा जी ये गर्म होती है इसलिए हम खा लेते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि ये फ़िश जो है वो सर्दियों या गर्मियों में नहीं खाई जा सकती। मलेशिया देखें, दूसरी कंट्रीज़ देखें, वो सारा साल फ़िश खाते हैं और बड़ी हेल्दी है। लेकिन ये एक आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल है पाकिस्तान में कि लोगों का टेस्ट जो है वो सीजनल है। फ़िश के हिसाब से लोगों का फ़िश और फिशरी प्रोडक्ट्स के सालात से लोगों का टेस्ट सीजनल है कि जब सर्दी और वो भी सख्त सर्दी जब आएगी, लोग फिशरी यूज़ करते हैं, फिशरी प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, फ़िश इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो इसमें पोटेंशियल है वो पूरा साल रहता है, पूरा साल जो है फिशरी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिशरी एज अ सब सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नेशनल इकोनॉमी एंड टुवर्ड द फूड सिक्योरिटी। इट रिड्यूस द एग्जिस्टिंग प्रेशर ऑन डिमांड ऑफ मटन बीफ एंड पोल्ट्री। और सर्दियों में ख़ासतौर पे ज़्यादा हम लोग जो है सर्दियों में कंज्यूम करते हैं। तो सर्दियों में देखें कि ये चेक एंड बैलेंस, फिशरी चेक एंड बैलेंस रखती है कि मटन बीफ की प्राइजेस और पोल्ट्री की प्राइजेस नहीं बढ़ने देती। वो कहते हैं कि जी अच्छा जी 400 रुपये का ये है बीफ है, खैर मटन तो 700-800 रुपये का है, लेकिन वो देते 1000-1100 या 1200 रुपये का है। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल प्राइस वो तो 700-800 रुपया है। लेकिन अगर बीफ है जो 400, वो भी तकरीबन 350 का किलो है, लेकिन देते हैं वो 400-450 का है। और इसी तरह पोल्ट्री है वो जो 200 से 250 रुपये पर केजी होती है। तो लोग कहते हैं कि हमने अगर बीफ या पोल्ट्री 250-300 रुपये के लेने हैं तो ये 150-200 रुपये की किलो आ जाती है सर्दियों के अंदर। तो अगर ये चीज़ें गर्मियों में भी आएँ, खैर लोगों का चूँकि टेस्ट नहीं है, तो ये चीज़ जो है चेक एंड बैलेंस रखती है मटन बीफ और पोल्ट्री के ऊपर फिशरी। जिस तरह पोल्ट्री मटन और बीफ के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती है, इसी तरह मैं कहता हूँ कि सर्दियों के अंदर, सारा साल नहीं है, सर्दियों के अंदर मटन बीफ और पोल्ट्री के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती है फिशरी। फिशरी इज़ द मेन सोर्स ऑफ लेवलीहुड फॉर द कोस्टल इनहेबिटेंट्स। और ख़ास तौर पे ये जो कोस्टल एरिया के लोग रहते हैं, उनके ये कल्चर का, उनकी समंदर, उनके चीज़ें, उनकी जो है वो स्टोरीज़ और उनकी जो बेबी टेल्स जो होती हैं, सॉन्ग, बेबी सॉन्ग्स जो होते हैं, उनमें ये बड़ा एक कल्चरल वैल्यूज़ भी होती है कोस्टल एरिया की। और कोस्टल एरिया के जो लोग होते हैं उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो फिशरी ही होता है। इसी तरह जो फिशरी में अगर हम इन्वेस्टमेंट्स देखें और इसकी जो अर्निंग देखें, अपार्ट फ्रॉम मेराइन फिशरी जो हम समंदर से लेते हैं, जो इनलैंड फिशरी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है। ये पिछले 1-2 डेकेड से ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो लोगों ने, क्योंकि इसके ऊपर मार्जिन ज़्यादा है और ज़्यादातर फिशरी जो है वो एक्सपोर्ट होती है, ठीक है ना। लोगों ने ज़्यादा जो है वो
डैम, पॉन्ड्स, लेक, रिवर के अलावा जी भी जो मतलब लोग अपने खेतों में कुछ एक दो एकड़ के पॉन्ड्स वगैरह बना लेते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फिशरी जो है वो हासिल होती है। तो ये थ्रू आउट द कंट्री जो है ये इनलैंड फिशरी और मेराइन फिशरी ऑल द टाइम अवेलेबल रहती है। आल्दो के इसका जो नॉमिनल शेयर है जीडीपी में स्टिल अगर देखें कि 2018-19 में इसकी जो टोटल ऑफ 130,830 मेट्रिक टन ऑफ फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट्स वर एक्सपोर्टेड, और इससे हमने 293 मिलियन अबाउट 293 मिलियन या 39,245 मिलियन रुपीस जो है हमने अर्न किया है 2018 और 19 में। इसी तरह अगर हम देखें कि जो हमने ड्यूरिंग 2018 जुलाई मार्च में टोटल ऑफ 130 मेट्रिक टन ऑफ फिश एंड फिश प्रिपरेशन वाज एक्सपोर्टेड, यानी कि फिशरी प्रोडक्ट वाज एक्सपोर्टेड इन डिफरेंट कंट्रीज, और मेजर बायर जो है आप देखें कि पाकिस्तान मलेशिया को भी एक्सपोर्ट करता है। मलेशिया हालांकि ये तो पेनिसुलर है ना, पेनिसुलर है कि 3 साइडों पे उसके समंदर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की कुछ मछली है उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो ये मलेशिया को भी एक्सपोर्ट करता है। और अदर जो पाकिस्तान के जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो चाइना, थाईलैंड, हांगकांग, साउथ कोरिया, इजिप्ट, बांग्लादेश, लो जी बांग्लादेश को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। बहरहाल इट इज़ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से लिया गया है। यूके और मिडल ईस्ट, श्रीलंका, जापान, क्योंकि अगर बांग्लादेश, थाईलैंड और चाइना, मलेशिया को अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो वो तकरीबन एक दिन में अगर एवरेज निकाला जाए तो वो आप कह लें कि जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है तकरीबन मलेशिया के हिसाब से तकरीबन वो आधा किलो मछली पर डे खाते होंगे। एक दो मछली यानी कि जो उनकी फूड का हिस्सा है, या तो वो चावलों के साथ फिश लेते हैं या चिकन लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक दो मछलियाँ डेली ये खाते हैं और उन्होंने एवरेज हर बंदा खाता है। इसी तरह बांग्लादेश का भी चूँकि ये स्टेपल फूड है, ठीक है ना, तो इसलिए इनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और हमने इससे तकरीबन 293 यूएस डॉलर जो अर्न किए हैं। वेयर एज इन जुलाई में जो जुलाई मार्च 2017-18 का जो इकनॉमिक सर्वे पाकिस्तान अगर पढ़े तो इसमें पाकिस्तान ने 137,819 मेट्रिक टन जो है वो एक्सपोर्ट की थी, जो कि 2019 में ये कम होके 130,830 ये कम है 2018-19 में, लेकिन 2017-18 में ये ज़्यादा थी, और 2017-18 में हमने इससे 315 मिलियन यूएस डॉलर कमाया था, लेकिन 2018-19 में हमने इससे तकरीबन 293, यानी कि ये हमारी एक्सपोर्ट 2018-19 में कम हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो यूरोपियन यूनियन को जो देता है ना, ट्रेड करता है फिशरी की प्रोडक्ट्स, तो इससे भी हम तकरीबन 31 लाख डॉलर जो है इससे कमाते हैं। और जो हमारी यूरोपियन यूनियन में हमारे जो ट्रेड पार्टनर है, बेल्जियम है, साइप्रस है, स्पेन है, इटली है, यूके है, और टोटल जो हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं वो क्वांटिटी जो है वो 883 मेट्रिक टन इनको एक्सपोर्ट करते हैं इन कंट्रीज़ को, यूरोपियन यूनियन में ये जो कंट्रीज़ हैं, और इससे हम तकरीबन 31,17,000 या 3.117 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो कमाते हैं। Thank you very much, class. This is all about the agriculture contribution in economic development of Pakistan and overall agriculture contribution in economic development of any country, वो हमने देखा। और इसमें हमने जो भी एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन है उसको हमने डिटेल में स्टडी किया, इंडिविजुअल क्रॉप्स को देखा, इंडिविजुअल्स हमने फिशरी, लाइफ स्टॉक, आल्दो के हमने फॉरेस्ट्री और माइनिंग को नहीं इसमें स्टडी किया। तो बहरहाल ये इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग योर कोर्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द
agriculture contribution in economic development of any country and in Pakistan. Thank you very much. Please stay away from corona and wash your hand frequently. Don't go from your house and keep the distance with your from your loved one. Thank you very much and Allah Hafiz.